दरअसल क्या है, जो रियल एक्सपीरियंस है और जो इधर उधर की बातें हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। 17-18 गाय भैंस बचपन से ही हमने देखी हैं, बचपन से हम काम करते आए हैं, लेकिन उनमें और जो हम अब कमर्शियल तौर पे फार्म चला रहे हैं तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो कमर्शियल फार्म में HFE सेटअप में फिट गलतियाँ भी होती हैं, हम भी नए थे जब, तो व्यापारियों द्वारा हमें व्यापारी मतलब किस तरह से आपको लूट सकते हैं, उनसे क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? तो वो गाय 10-12 लीटर 15 लीटर से ऊपर दूध। अगर आपके पास पैसा कम है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शेड पे ज़्यादा पैसा मत खर्चो, अच्छी ब्रीड पे पैसा खर्चो। जो नया डेयरी फार्मर है, कोई हमारी वीडियो देखकर या वैसे भी कोई अन्य वीडियो देखकर भी जहाँ किसी से प्रभावित होकर कोई डेयरी फार्म सेक्टर में इस लाइन में आ रहा है, उसे आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, तो डेयरी फार्म अगर करना है तो साइलेज ज़रूरी है। साइलेज के बिना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग भाई जो जॉब करते हैं वो जॉब से फेडअप हो चुके होते हैं, मेरे पास आने शेड बनाया, हमें नहीं नॉलेज थी तो हमने उल्टा सीधा शेड बनाया। ये 9 महीने से 4-5 दिन ऊपर है, वो अभी 8 महीने की है और ये 10वां महीना क्रॉस कर गई है, 11वें। हर सफल डेयरी फार्म के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं होती, बल्कि सही मार्गदर्शन का होना भी उतना ही जरूरी है। मेरी डेयरी जर्नी में भी एक ऐसा डेयरी फार्म है जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है और अब भी मेरा साथ दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मलकीत सिंह और आप देख रहे हैं करतार फार्म यूपी। दोस्तों, भले ही मैंने ट्रेनिंग पंजाब से ली हो, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करते हुए डेयरी फार्म पर मुझे कभी भी कोई कन्फ्यूजन हुई, जहाँ किसी भी संबंध में समस्या हुई, उस चीज़ को लेकर मैंने सबसे पहले अपने नियरेस्ट देव डेयरी फार्म से बात की। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उसी फार्म पर लेकर आया हूँ। आज हम इनका फार्म विजिट करेंगे और साथ ही साथ इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आइए मिलते हैं देव डेयरी फार्म के ऑनर देवेंद्र सिंह जी से। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया और साथ में आप जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को देव डेयरी फार्म के बारे में और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, देव डेयरी फार्म के नाम से मेरा फार्म चल रहा है। हमारा ग्राम जो है वीर भानवाला पड़ता है, जिला बिजनौर पड़ता है। भाई साहब, जब मैंने अपना डेयरी फार्म शुरू किया था तो अभी जो फार्म चल रहा है, हम बना रहे हैं, उसमें मुझे जो भी दिक्कतें आती हैं, मैं कई बार फैसले लेने में असमर्थ हो जाता हूँ। भले ही मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो आपके फिर आपसे बात करता हूँ और आप अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे नॉलेज देते हैं या गाइड करते हैं, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी तरह से आप मेरे जैसे जो नए डेयरी फार्मर और हैं उनका भी साथ देते रहें। इसके बारे में सबसे पहले कुछ देखिए, जब डेयरी फार्म शुरू होता है तो लोग वीडियो देख के शुरू करते हैं, तो वीडियो में कुछ वीडियो में बड़ी लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हम जो बताते हैं हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही बताते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, बहुत सारे लोग मुझे सुनते भी हैं और उनको पता है इस बारे में। तो दरअसल क्या है, जो रियल एक्सपीरियंस है और जो इधर उधर की बातें हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इस रियल एनवायरनमेंट में काम करना और किताबी नॉलेज या दूर से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह होती है उसमें बड़ा डिफरेंस रहता है। तो रियल एनवायरनमेंट में काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप मुझे अपने डेयरी फार्म जर्नी के बारे में बताइए, आपने कब से शुरू की? जैसे कि हमारा सबकी एक ही परंपरा रही है, बचपन से ही हम गाय पालते आए हैं। 17-18 गाय भैंस बचपन से ही हमने देखी हैं, बचपन से हम काम करते आए हैं, लेकिन उनमें और जो हम अब कमर्शियल तौर पे फार्म चला रहे हैं तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कमर्शियल वे में हम आए जून 2023 में, तो तब हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जून का महीना हमने भी गलत चुन लिया था। तो पहले सारी गाय हमने सेल कर दी थी, जो 10-12 लीटर वाली गाय होती थी जो हम हरे चारे पे पालते थे। तो इनका एच एफ का अगर हम देखें तो कमर्शियल फार्म में HFE सेटअप में फिट बैठती है,
तो जब हम HF गाय लेके आए और थोड़ी गलतियां भी होती हैं, हम भी नए थे जब, तो व्यापारियों द्वारा हमें खूब लूटा गया। तो जब धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इसको किस तरीके से चलाना है, तो थोड़े नफ़े नुकसान सहने के बाद आज आपके सामने है, बढ़िया काम चल रहा है। जैसे मैं आपने व्यापारियों की बात की, व्यापारी मतलब किस तरह से आपको लूट सकते हैं, उनसे क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? देखिए, व्यापारियों के लिए मैंने वीडियो भी डाला था, तो उसमें काफ़ी सारे फ़ोन आ जाते हैं, फिर मैंने इसलिए फिर वीडियो को जो है वो अनलिस्टेड कर दिया था। तो मैं नाम नहीं लूँगा व्यापारी का, फिर वो पर्सनल फ़ोन करने लग जाते हैं। तो मैं आपको आगाह कर दूं, आपके सुनने वाले जो दर्शक हैं, जो भाई बहन हैं, मैं सबको एक बात बता दूं कि आप फार्म शुरू करना है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है काम, हॉट टॉपिक है फार्म का कि फार्म डेयरी फार्म किया जाए। जो कोई नौकरी भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसके मन में एक बार ख्याल जरूर आता है कि मैं डेयरी फार्म हर कोई यही सोच रहा है कि मैं इसी लाइन में मैं ही इसी जाऊं। लाइन में हूँ। इसमें स्कोप भी अच्छा है अगर आप इसको दिल से करते हैं। ये नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत अच्छा है, आप इसको बेफिक्र होकर कर सकते हैं। व्यापारी का जहाँ तक मुद्दा है, व्यापारी मोस्ट ऑफ जो लोग गाय खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में जो ख्याल आता है वो पंजाब का ही आता है। तो पंजाब अगर जाना है तो फिर व्यापारी के पास मत जाना, किसी बड़े फार्मर के पास जाना जो असल में डेयरी फार्म कर रहा है। चाहे वो उससे एक गाय मिले, 2 मिले, 3 मिले, वो थोड़ी कॉस्टली जरूर पड़ेगी, लेकिन डेयरी फार्म से ही गाय लेने में फ़ायदा है। व्यापारी के पास जो गाय आती हैं वो मंडियों से आती हैं या लोकल किसानों से आती हैं जो ट्रेडिशनली फार्म कर रहे हैं, जो कमर्शियल कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। उनके पास सारा डाटा, सारा जो उसका पेडिग्री वगैरह मेंटेन रहती है, तो वो थोड़ी महंगी मिलेगी। व्यापारी के पास आपको गाय 1-1.5 लाख की मिलेगी, तो वो गाय 10-12 लीटर 15 लीटर से ऊपर दूध नहीं देगी, तो उसके चक्कर में आपका फार्म भी बंद हो सकता है, जो सारा मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि किसी व्यापारी के पास मत जाना, किसी बड़े फार्मर के पास ही जाना। चाहे आप जैसे 10 गाय से शुरू करना है तो 5 से कर लो, लेकिन किसी डेयरी फार्म के पास जाओ। जैसे आपने अभी बोला था कि मेरे से एक गलती हुई कि मैंने जून में फार्म शुरू किया, तो ये क्या जरूरी होता है कि किसी स्पेशल मंथ में या किसी स्पेशल इन्वायरमेंट में जाकर किसी समय पर हमें शुरू करना चाहिए? इस चीज़ का क्या फर्क है? देखिए, इसका फ़र्क ये है कि मौसम का जो है वो बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे दूध का जो महीना रहता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहता है। ये 5-6 महीने रहते हैं जिसमें दूध पीक लेवल पे होता है। गाय जो है वो स्ट्रेस फ्री रहती है, ना गर्मी, मक्खी, मच्छर, इन सब चीज़ों से बची रहती है। और जून में ऐसा होता है, जून में और जून जुलाई में ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे इंडिया का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, टेम्परेचर कई बार 45 से भी प्लस चला जाता है। तो इसमें जब हम गाय लेके आते हैं तो ऑब्वियसली किसान क्या करता है, जब गाय खरीदने जाता है तो प्रेग्नेंट गाय लेके आता है। तो गाय इतना स्ट्रेस लेती है गर्मी का कि गर्मी से ही गाय अबॉर्ट करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा, जो हम 400 या 500 किलोमीटर, और मैंने देखा है गुजरात, महाराष्ट्र तक गाय जाती हैं, तो वो तो 1500 किलोमीटर का सफ़र रहता है। तो इतना स्ट्रेस गाय झेल नहीं पाती हैं और गाय महीना 15-15 दिन पहले ब्याह जाती है। फिर वो गाय उस लैक्टेशन में तो कोई प्रॉफिट देगी नहीं आपको, जेर फंस जाएगी, वो पूरे दूध पे नहीं आएगी, पूरा साल उसका जो पूरा लैक्टेशन है 305 दिन का वो ख़राब हो जाएगा, वो अच्छे से खा भी नहीं पाएगी, बीमार रहने लग जाएगी। तो ये समस्याएं आती हैं। अगर आपको फार्म शुरू करना ही है तो अक्टूबर नवंबर का महीना चुनिए, ठंड का महीना चुनिए। ठंड में गाय जो है स्ट्रेस फ्री रहती है और काविंग के संबंधी भी जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आती हैं। तो नए फार्म को जो है स्ट्रगल कम करना पड़ता है। अब जैसे आपको लगभग 4-5 साल इसी फील्ड में हो चुके हैं, कमर्शियल वे में चलते हुए, तो इतना एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको मान लो कि आज डेयरी फार्म शुरू करना हो, तो आप ऐसा क्या करेंगे जो आपने पहले जो गलतियां करी हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आज शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आप कैसा शेड या क्या क्या सही निर्णय लोगे जो उस समय गलत लिए गए? देखिए, शेड के बारे में जो सबसे पहले बात तो शेड की आती है। अब मार्केट में 2 चीज़ें हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शेड पे ज़्यादा पैसा मत खर्चो, अच्छी ब्रीड पे पैसा खर्चो। लेकिन क्या है, अच्छी ब्रीड जो है वो अच्छे शेड के बिना भी नहीं सर्वाइव करती। हाँ, ये भी एक मोस्ट टॉपिक है। ये
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अगर एक पटरी खराब होगी तो दूसरी अपने आप उतर जाएगी। तो ट्रेन सीधी दो पटरियों पे ही चलती है। तो ये दोनों का साथ जरूरी है। अगर आपके पास ठीक ठाक इनकम है, आप अच्छा बजट लगा सकते हैं, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप एक मॉडर्न शेड बनाइए। तो गाय के लिए भी पैसे बचाइए। हाँ, उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा मत बनाइए, थोड़ा छोटा बना लो, लेकिन मॉडर्न बनाओ कि उसमें गोबर का जो है स्क्रैपर वगैरह लग जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, पानी का उसमें ऑटोमेटिक हो जाए, और खुरली जो सेंटर में बने, ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शन है, जैसे आपके शेड की हम कर रहे हैं, तो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है पानी जो फॉगर वगैरह चलाते हैं उसका पानी खुरली में नहीं आता, वो भी एक समस्या पैदा करता है। वैसे अगर आप 8-10 गाय से शुरू करते हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि आप खुद से काम कीजिए, है ना। जैसे हमने करा, हमने पहले साल नौकर रख लिया था, तो हमें बहुत लॉस हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो नौकर टाइम से नहीं बता पाता, तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसमें मेडिकली खर्चा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो फिर हमने नौकर हटाया, अच्छी गाय रखी, बाकी निकाल दी। तो इसको तरीके से चलाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही इसमें जो है सफलता मिलेगी। जो नया डेयरी फार्मर है, कोई हमारी वीडियो देखकर या वैसे भी कोई अन्य वीडियो देखकर भी जहाँ किसी से प्रभावित होकर कोई डेयरी फार्म सेक्टर में इस लाइन में आ रहा है, उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, नए युवा जो आजकल हमारे देश के हालात ही ऐसे हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा है और दूध का काम तो बंद होने वाला ही नहीं है, दूध तो ठीक है। चाहिए। इसमें स्कोप बहुत है, बस थोड़ा सरकारों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि नकली दूध या नकली मावा खोआ जो भी बनता है उसके ऊपर थोड़ी पाबंदी लगाई जाए। तो हमने संगठन भी बनाया है, आगे हम इस पर भी काम करेंगे अपने क्षेत्र में। तो इसमें स्कोप बहुत है, आप बेफिक्र होकर इस काम को कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लोग भाई जो जॉब करते हैं वो जॉब से फेडअप हो चुके होते हैं, मेरे पास आते हैं कुछ लड़के, ट्रेनिंग करने भी आते हैं, साइलेज बनाना है कैसे वो सीखने भी आए थे लड़के। तो मैं तो उन सब से यही कहूँगा कि जॉब के साथ साथ आप शुरू कीजिए, चाहे कम बजट लगा के शुरू कीजिए, लेकिन उसको थोड़ा फोकस लगा के काम कीजिए। अगर आप आज ही सोचें कि मैं एकदम जॉब छोड़ के और इस काम को करने लग जाऊं और फिर आप उसमें ध्यान ना दें और सोचें कि मैं लेबर से काम करा लूँगा, तो फिर इसमें थोड़ा आपके लिए रिस्की हो जाएगा। मतलब अपना खुद काम करना, जहाँ खुद ध्यान देना, कैरियर दांव पे नहीं लगाना, हाँ, ध्यान दो। ध्यान। थोड़ा पैसा भी चाहिए, क्योंकि फार्म 3-4 साल में सेटअप होता है। 3-4 साल इसमें फंड में थोड़ा थोड़ा करके लगाना पड़ता है, बार बार लगाना 3-4 साल तो पैसा लग ही रहा है। हाँ, लगता है पैसा, उसके बाद ही वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो ये नहीं है कि वो लॉस में जा रहा है, हाँ। वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमें करना पड़ता है। किसी भी बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट तो करना इन्वेस्टमेंट ही तो होता करना ही पड़ेगा। है। बात साइलेज की हुई है, तो साइलेज के बारे में बताइए कि डेयरी फार्म जैसे हमारा जो क्षेत्र है, इधर अभी साइलेज का इतना स्कोप नहीं है जितना पंजाब साइड या और साइड है। तो साइलेज कितना जरूरी है कमर्शियल डेयरी फार्म के लिए? देखिए, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो डेयरी फार्म अगर करना है तो साइलेज जरूरी है। साइलेज के बिना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते डेयरी फार्म की। हरे चारे पे ये HF गाय चलती नहीं है, हमने चला के देखी है। पहले साल हमारा साइलेज खराब हो गया था, हमें बनाना नहीं आता था। तो ये अक्सर नए डेयरी फार्म जो खुलते हैं पहले साल या दूसरे साल, उनके साथ ये गड़बड़ होती है। तो आप साइलेज बनाने की ट्रेनिंग अगर लेना चाहते हैं तो किसी बड़े फार्म पे जाइए जब साइलेज बन रहा हो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप वहाँ मेहनत करो, साथ में लग के करो, तो उसको सीखिए साइलेज कैसे बनाना है। एक अच्छा साइलेज ही अच्छे डेयरी फार्म की नींव रख सकता है, नहीं तो अगर साइलेज अच्छा नहीं बना तो ये इतनी बुरी चीज़ है कि डेयरी फार्म को बर्बाद करने में ये 2 महीने नहीं लगाए। हमारा एक क्वेश्चन था, टॉपिक बीच में बदल गया बात करते करते। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप आज की डेट में अगर डेयरी फार्म शुरू करना हो तो आप कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और किन बातों पर चलकर जो गलतियां आपसे हुई पिछले 4-5 सालों में या डेयरी फार्म शुरू करते समय, जिनको बाद में बदलना बहुत जल्दी मुमकिन नहीं होता, वो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? देखिए, बदलने वाली सबसे बड़ी बात तो शेड की आती है। जब हमने शेड बनाया, हमें नहीं नॉलेज थी, तो हमने उल्टा सीधा शेड बना दिया, जैसे हम बचपन से बनाते आए हैं कि घर के साथ ही सटा के टीन शेड डाल दिया, चारों तरफ दीवारें उठा दिया, एक साइड से हाँ, चारों तरफ दीवारें कर दी, पक्का कर दिया, चारों तरफ से बंद कर दिया कि हमारी गायों को नज़र ना लगे, और हमने शेड बना दिया। तो शेड में जो खर्चा लगा वो 3 साल बाद 4 साल बाद आपको
वो बेकार चला जाएगा, वो बदलना ही पड़ेगा। तो शेड की प्लानिंग जो करनी है वो किसी कमर्शियल डेयरी फार्म के नज़रिए से आप करिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको डबल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो है, ब्रीड सेलेक्ट करने में आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। आप ये नहीं करना कि अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, कुछ भाई, बहुत सारे भाई मुझे फ़ोन भी करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर हमने शुरू करना है काम, तो हम क्या करते हैं कि अभी हम लोकल से गाय परचेज करते हैं, क्रॉस ब्रीड ले आते हैं, जब हम सीख जाएंगे तो हम डेयरी फार्म करेंगे। तो ये आपका वहम है। क्रॉस ब्रीड का जो है रख रखाव मेंटेनेंस है वो अलग है। क्रॉस ब्रीड पे आप कितना भी सीख लीजिए, वो आप प्योर एचएफ पे आप उसको काम नहीं लागू नहीं कर पाएंगे। मैं कहने का मतलब है कि अगर भले ही बजट आप 1 या 2 गाय से भी शुरू करो, हाँ, 1-2 लेकिन आप बिल्कुल प्योर और अच्छे सीमन की बछिया या गाय से आप शुरू कर सकते और आप इतना घूम के देखिए, आपके आसपास आपको कोई कमर्शियल या बड़ा फार्म मिल जाएगा जो आपको ये जानकारी दे देगा कि इनको कैसे सर्वाइव कराना है। तो किसी अच्छे सेटअप पे जाके उनकी राय लेके थोड़ा उनकी देख रेख में काम कीजिए, नहीं तो किसी फार्म पे 2 महीने आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग की बजाय आप रियल ट्रेनिंग लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो शुरू करो, अच्छे से शुरू करो, और 10 की बजाय 4 गाय ले लो, 5 गाय ले लो, वो 10 जितना ही प्रोडक्शन दे देंगे। तो जितना इन्वेस्टमेंट 10 पर करना है हाँ। क्रॉस ब्रीड पर, उतना आप 4 प्योर पर कर लो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। उसका रख रखाव मेंटेनेंस, चारे वारे का खर्चा वो कम बैठेगा उनसे, और दूध ज़्यादा दे देंगे। दूध ज़्यादा देगी। तो अभी जैसे आप एक लेवल से आगे निकल आए हैं, तो अभी प्रोडक्शन के मामले में या फाइनेंशियली स्थिति के मामले में आप किस स्टेज पर हैं? आप मतलब बिल्कुल संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि तो इंसान को मिलती नहीं है, नेचर ही ऐसा है। ये तो है ही, आगे के आगे बंदा और तो इतने हम अभी आगे नहीं निकले हैं, अभी हमारी शुरुआत है। तो अभी अभी सोच तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन ये है कि जो पहली सीढ़ी है वो हमने क्रॉस कर ली है। मतलब सही वे पर चल रहे हैं। हाँ, पहले 1-1.5 साल पहले हमें ऐसा लगता था कि शायद हम इसको सफल ना कर पाएँ, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं दिल से तो भगवान भी आपका जो है हाथ पकड़ता है। आपका काम है मेहनत करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, फल भगवान ने देना है। आप सही वे में मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि डायरेक्शन ही आपकी गलत है। डायरेक्शन अगर गलत है तो फिर तो कोई उसका उद्धार ही नहीं हो सकता आपका। और सही डायरेक्शन पकड़ के आप मेहनत करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कामयाबी मिलेगी। चलो अब थोड़ा आपका फार्म भी देख लेते हैं और चलते चलते बात करते हैं। तो देवेंद्र भाई, मैं एक बात आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि अगर सही समय पर मुझे आपका सही डायरेक्शन ना मिला होता, या मुझे आप इतना मार्गदर्शन नहीं करते, तो हो सकता है जैसे आपने शुरू में कुछ गलत फैसले ले लिए, उसी मानसिकता से, क्योंकि हम भी आते हैं, हम भी हो सकता है गलत वे में चले जाते जब तक गलत फैसला ले चुके होते। तो जो आप हमें गाइड कर रहे हैं, या और भी लोग जो डेयरी फार्मिंग में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें जो गाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी धन्यवाद जो आपने हमारी बात सुनी। हाँ, ये भी है। और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कई लोग आते हैं हमारे पास, और आते जाते हम भी किसी से मिलते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ। और वो 6 महीने या साल बाद वो देखते हैं कि वो ख़त्म हो चुका होता है काम। मतलब जो कहना भी नहीं मानते नहीं लोग, मानते हैं। अपने आप को ज़्यादा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो जो भी लोग उस फील्ड में कामयाब हो चुके हैं या कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, उनसे आप जाकर मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और उनका कहना मानिए। तो आप जैसे ये हम आपके इस समय हीपर वाले उसमें हैं पैनल में, तो इनके बारे में आप जानकारी दीजिए कि आपके पास अभी कौन कौन सी जैसे नस्ल की या ब्रीड की हीपर और गाय हैं। और देखिए, हमारा पूरा फार्म HF गाय पे ही चल रहा है। सारी HF की हैं, और ज़्यादातर हमारी जो गाय हैं वो ABS के सीमन की हैं। ABS और आगे हमारे पास इस बार जो है 5 बछड़ियाँ आई हैं, जिसमें 2 मैजिक की हैं और 2 हॉट स्टार की हैं। और इनकी माँ का रिकॉर्ड भी 35+ ही है सबका। तो अभी जो है लेट लैक्टेशन में है सारी गाय, और हमारे फार्म की जो एवरेज है वो 26 लीटर पर है। और ये जो बछड़ियाँ हैं
ये जर्सी की है और ये वाली जर्सी की है, और दोनों ये उजली वाली काली वाली मैजिक करली हॉटस्टार है, वो भी मैजिक और हॉटस्टार। कितनी एज की बछड़ियाँ हैं? ये 9 महीने से 4-5 दिन ऊपर है, वो अभी 8 महीने की है, और ये 10वां महीना क्रॉस कर गई है 11वें महीने में। तो ये बछड़ी 9 महीने पूरे करके एक बार हीट में आ चुकी है। तो आपने ये मिस किया है एक बार? AI इनकी हम 3-4 AI मिस करते हैं। अक्टूबर में इनकी जाके जो है AI करेंगे। लगभग आप वेट और एज के हिसाब से AI का? एज इसमें मैटर नहीं करती, इसमें एज के हिसाब से जो देखा जाए तो 2.5-3 साल की बछड़ियाँ भी AI के लायक नहीं होती। हाँ। तो ये मेरे ख्याल 12 या 13 महीने में ये 3.5 क्विंटल वेट गेन कर जाएगी आराम से। 3.5 कुंटल पर जाकर आप ये AI करवाएंगे। तो अभी एक जैसे हाँ, आप एक अच्छी ब्रीड पर मेन चीज आप क्वालिटी पर काम कर रहे हैं, क्वांटिटी को छोड़कर, तो उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक आपने हाईएस्ट मिल्क, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर जो इनकम का स्रोत है वो मिल्क को ही लेकर हम चल रहे हैं। हाँ, तो आप इस चीज़ को कहाँ तक आपने अभी तक टच किया है मेन लैक्टेशन में? हमने अभी तक जो है अपनी फर्स्ट टाइम हीपर से 35 लीटर तक दूध लिया है फर्स्ट टाइम पे, और जो बड़ी गायों पे अगर देखें तो हमने 37 लीटर अभी तक दूध लिया है। इससे आगे अभी हम नहीं पहुँचे हैं। इस बार उम्मीद है कि साइलेज की क्वालिटी अच्छी है तो हम इसको 40+ ले जाएंगे। फीड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्केट में बहुत सी बातें चलती हैं, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपका स्टार्टिंग स्टेज में जो आपका फार्म है, तो जो फीड अच्छी कंपनी की आसानी से आपको जो मिल जाए, ज़्यादा खर्चा ना करके आप अपना मैनेजमेंट सही करके आप अपने फार्म को रन कीजिए। ज़्यादा खर्चा करके फिर वो कर्ज के बोझ तले करने वाली बात होती है, तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के जो आपको मार्केट से आसानी से फीड मिल रही है आप उसी को यूज़ करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया, और आने वाले समय में भी आपसे हम सही गाइडेंस लेते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मलकीर भाई जो है ना, ये हर बात मान लेते हैं हमारी। हमने अभी 2 फार्म शुरू करवाए हैं। एक पड़ोस में एक लड़का है गुरजीत सिंह, और को आप जानते हैं, उनका फार्म हमने करीब 1.5 साल पहले शुरू करवाया था। वो कम पैसे लगा के अच्छी रेंज में पहुंच गया है, तो किसी दिन हम उनका भी वीडियो बनाएंगे। तो मलकीर ने भी इनको हमने जो बताया, इन्होंने अभी तक वही परचेज़ किया है जो हमने इनको बोला, और सही मतलब कम पैसों में इनका फार्म हम शुरू करवा रहे हैं। और आगे अगर अच्छी उसमें रास्ते पे चलते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि कामयाब लोगों के साथ रहकर जल्दी कामयाब हुआ जा सकता है। इसी वे पर हम चल रहे हैं और इसी तरह हम आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार।